नमस्कार। महामना परिवार के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक श्रृंखला हम चला रहे हैं इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें श्रृंखला का ये जो क्रम है उसी के अंतर्गत ये तीसरी वीडियो है, जिसमें हमने 150 प्रश्नों को शामिल किया है। एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग फोकस करेंगे। और एक अच्छा सा अभ्यास होने जा रहा है आपका। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से बस वीडियो को देखना है और मेरी बातों को सुनना है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आप जानते होंगे, प्रश्न को पढ़ने के बाद आप अपने मन में क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। आप सही हैं अथवा गलत हैं, बाद में जब हम आंसर उसका कर रहे होंगे तो वो चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? काफ़ी प्रमुख प्रश्न रहा है ये परीक्षाओं में पूछने के लिहाज से। पल्लव वंश की जो राजधानी थी उसको कांची बोलते हैं अथवा कांचीपुरम या फिर महाबलीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में थी। पल्लव वंश की जो स्थापना है सिंह विष्णु ने की थी। 575 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कांची की अवस्थिति पूछता है कि कांची की वर्तमान में लोकेशन कहाँ है, तो वर्तमान में तमिलनाडु में कांचीपुरम की अवस्थिति है। अच्छे खासे प्रश्न कांची से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जो है, किराता अर्जुनियम पुस्तक के रचयिता कौन है? तो किराता अर्जुनियम पुस्तक के जो रचयिता हैं भारवी हैं। किराता अर्जुनियम, इसमें भगवान शिव जो किरात का रूप धारण कर लेते हैं और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं किरात के रूप में। अर्जुन को दर्प होता है कि वो हरा देंगे किरात को, लेकिन किरात उन्हें हरा देते हैं और बाद में पता चलता है कि किरात स्वयं शिव के रूप हैं। तो अर्जुन को बहुत ग्लानि होती है, वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है अर्जुन को। आगे प्रश्न नंबर 3 है, मत्तविलास प्रहसन की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब है महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन जो है ये पल्लव वंश के ही एक शासक थे। इन्होंने मत्तविलास प्रहसन की रचना की है। आगे प्रश्न नंबर 4 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एकाश्म अथवा रथ मंदिर, ये रथ मंदिरों की संख्या जो है कुल 7 है। एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? तो एकाश्म मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है। पल्लव शासक रहे नरसिंह वर्मन प्रथम ने, आप ध्यान देंगे नरसिंह वर्मन प्रथम, यही नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके, उनकी हत्या करके वातापी कोंड की उपाधि धारण करते हैं। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने एकाश्म मंदिरों की स्थापना करवाई है। आपसे कभी कभी वंश पूछ लेता है कि किस वंश के शासकों ने एकाश्म अथवा रथ मंदिरों की स्थापना की है, निर्माण करवाया है? तो पल्लव वंशी शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। महाबलीपुरम में अवस्थिति है एकाश्म अथवा रथ मंदिरों की। रथ मंदिर कहने का आशय क्या है? क्योंकि ये रथ पर, रथ की आकृति है उस पर बनाई गई है। पूरा का पूरा जो संरचना है, जो मंदिर की संरचना है, वो रथ पर बनाई गई है। आगे प्रश्न नंबर 5 है, रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने कराया? आ गया है प्रश्न वही जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो रथ मंदिरों का जो निर्माण है पल्लव वंश के ही शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, जिनकी उपाधि आगे के प्रश्न में क्लियर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 है, वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की? तो वातापी कोंड की जो उपाधि है नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। ये जब वातापी अथवा बादामी जो चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उनको हरा देते हैं और हराने के बाद वातापी कोंडा यानी वातापी को जीतने वाला, कभी कभी इसका आशय पूछ लेता है। तो वातापी कोंड की जो उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, क्योंकि इन्होंने वातापी को जीता था। आगे प्रश्न नंबर 7 है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया?
तो इसका सही जवाब है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। एकाश्म मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जबकि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया, जिनकी एक उपाधि थी राज सिंह। इस वजह से ये एक और नाम है कैलाश मंदिर का। ये जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है उसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है द्रविड़ स्थापत्य शैली में हुआ है। मंदिर निर्माण की कुल 3 शैलियाँ हैं। मंदिर निर्माण की कुल 3 शैलियाँ हैं, जिसमें एक नागर है, एक द्रविड़ है और तीसरी जो है वेसर है। नागर शैलियों, ये जो मंदिर निर्माण की नागर शैली है, इसके अंतर्गत मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में होता है। द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने हुए हैं वो दक्षिण भारत में, और वेसर जो है ये मध्य भाग में वेसर शैली के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण हुआ है। ये जो कैलाश मंदिर है, आप देखेंगे कि एक एलोरा का कैलाश मंदिर आपसे पूछता है, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का। और कांची के कैलाशनाथ मंदिर का हम देख रहे हैं कि पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। एक और मंदिर जो काफ़ी प्रमुख है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो तंजौर चोल वंश की राजधानी थी, और तंजौर वाले जो बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण है राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने, इस वजह से तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 8वां है, मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में ये प्रसिद्ध है। मंदिर निर्माण की शैली है ये द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली। तो दक्षिण भारत में जो शैली प्रचलित है वो द्रविड़ शैली बोली जाती है। द्रविड़ शैली में निर्मित प्रथम मंदिर ऐसा माना जाता है कि जो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, वो द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है उसी मंदिर के निर्माण से। आगे प्रश्न नंबर 9वां है, 10 कुमार चरित एक प्रमुख पुस्तक है। 10 कुमार चरित, ये एक लेखक हैं जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, दंडी। इन्होंने रचना की है 10 कुमार चरित पुस्तक की। आगे प्रश्न नंबर 10वां है, अलवार कौन थे। अलवार और नैनार 2 प्रश्न बनता है। अलवार जो है ये वैष्णव धर्म के पोषक थे, ये विष्णु के उपासक थे, और जो नैनार थे वो शिव के उपासक थे। अलवार और नैनार जो थे, ये अलवार विष्णु के उपासक और नैनार शिव के शैव धर्म के पोषक थे। आगे प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, अच्छा प्रश्न है ये। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग था। ये 752 ईस्वी में इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, दंती दुर्ग ने। आगे प्रश्न नंबर 12वां है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी। तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी वो थी मान्यखेत में। वर्तमान में जो सोलापुर है, मान्यखेत की अवस्थिति जो है वो सोलापुर में है, महाराष्ट्र के सोलापुर में। कभी कभी मनकीर भी देता है। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी है ये मनकीर भी कहीं कहीं देता है, वही मान्यखेत अथवा मनकीर। आगे प्रश्न नंबर 13 है, एलोरा, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया। तो राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने। आगे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीआईपी क्वेश्चन बोल सकते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष किस पर आधिपत्य को लेकर हुआ। तो कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। राष्ट्रकूट वंश,
पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, ये 3 वंश के शासक इस संघर्ष में शामिल हुए। इसी वजह से इसको त्रिपक्षीय संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। आगे प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल नरेश, धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक हैं वत्सराज को पराजित किया? तो गोविंद तृतीय काफ़ी पराक्रमी शासक थे गोविंद तृतीय। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर के धर्मपाल और वत्सराज से पूछता है कि वत्सराज किस वंश के शासक थे? तो प्रतिहार वंश के शासक थे। इन दोनों को हराया था गोविंद तृतीय ने। आगे प्रश्न नंबर 16वां है, नागभट्ट द्वितीय किस वंश का शासक था? तो नागभट्ट द्वितीय जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। आगे प्रश्न नंबर 17 है, पल्लव, पांड्य, चेर एवं गंग शासकों के संघ को किसने नष्ट किया? तो बात कर चुके हैं हम लोग गोविंद तृतीय के बारे में। काफ़ी पराक्रमी शासक रहे गोविंद तृतीय। ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। इन्होंने पल्लव, पांड्य, चेर एवं गंग शासकों ने एक संघ निर्मित किया था इनके विरुद्ध, उसको इन्होंने ध्वस्त किया, हराया। आगे प्रश्न नंबर 18 है, कन्नड़ साहित्य कवि राजमार्ग की स्थापना किसने की? प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। कवि राजमार्ग की रचना किसने की? ध्यान में रखेंगे इसको। कवि राजमार्ग की रचना किसने की? कवि राजमार्ग की जो रचना की है अमोघ वर्ष ने की है। ये अमोघ वर्ष जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। आपसे प्रश्न पूछता है कि कवि राजमार्ग की रचना किसने की? एक कविराज उपाधि है, कविराज जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त की है, आप ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 19वां है, इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में, ये इंद्र तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं, इनके शासनकाल में एक यात्री भारत आए जिनका नाम अलमसुदी है। तो कहाँ के निवासी थे अलमसुदी? तो ये अरब के निवासी थे। पूछता है कि अलमसुदी किसके शासनकाल में भारत आया? तो अलमसुदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया और इंद्र तृतीय जो थे राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। आगे प्रश्न नंबर 20वां है, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कि दोहराव की प्रवृत्ति रखते हैं। कारण ये है कि आपका अभ्यास हो सके, आप जब दोबारा उसको देखें तो आपके मस्तिष्क पटल पे हमेशा के लिए रच बस जाए। इसके वजह से प्रश्नों का कहीं कहीं दोहराव किया है मैंने। तो प्रश्न नंबर 20वां है, कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न, कन्नड़ भाषा के जो कवि पोन्न थे किसके दरबार में थे? ध्यान में रखेंगे कि कन्नड़ भाषा के जो साहित्यकार हैं पोन्न किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही जवाब होगा कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। कन्नड़ भाषा के कवि हैं, आप आगे पढ़ेंगे कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, तो उन्हीं में से एक हैं कवि पोन्न। ये कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। आगे प्रश्न नंबर 21 है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने। कुल 3 चालुक्य वंश हैं, यहाँ तक कि एक और वंश है चौलुक्य वंश। थोड़ा सा अंतर है मात्राओं का, ध्यान में रखेंगे। चौलुक्य या सोलंकी वंश, ये गुजरात में वंश का शासन रहा। इस वंश का चौलुक्य अथवा सोलंकी वंश, जिसके अंतर्गत भीम प्रथम, भीम द्वितीय का नाम हम पढ़ते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध शासक रहे। लेकिन यहाँ बात हो रही है चालुक्य वंश की, वो भी किस? कल्याणी के चालुक्य वंश की। तो तैलप द्वितीय ने स्थापना की थी कल्याणी के चालुक्य वंश की। एक वातापी का चालुक्य है, वातापी को बादामी बोलते हैं, कर्नाटक में अवस्थित है। एक वेंगी का चालुक्य वंश, ये वेंगी जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है इसकी। और एक जो चालुक्य वंश है
ये कल्याणी के चालुक्य वंश। आगे प्रश्न नंबर 22वां देखेंगे, एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया है एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण। राष्ट्रकूट वंश, ध्यान में रखेंगे, मात्रात्मक त्रुटि हो रही है मुझसे। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया है एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण। आगे प्रश्न नंबर 23वां है, कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? कल्याणी के चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। राष्ट्रकूटों की भी राजधानी यही थी, ध्यान में रखेंगे। कल्याणी के चालुक्य वंश की जो राजधानी थी मान्यखेत थी। काफ़ी अच्छे शासक थे इस वंश में, कुछ अच्छे साहित्यकार हुए, इसके वजह से ये काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ये वाला प्रश्न जो है 24वें नंबर का, सोमेश्वर द्वितीय एवं विक्रमादित्य छठवां किस वंश से जुड़े हैं? तो ये कल्याणी के चालुक्य वंश से जुड़े हैं। इसमें विक्रमादित्य छठवें का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न इस बात को रेखांकित करेंगे, स्पष्ट करेंगे कि क्यों विक्रमादित्य छठवां प्रसिद्ध है। बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर दो साहित्यकार थे, ये इन्हीं के दरबार में रहते थे। प्रश्न है कि बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो ये दोनों के दोनों साहित्यकार जो हैं ये विक्रमादित्य छठवें के दरबार में रहते थे। आगे प्रश्न नंबर 26 है, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो ये मिताक्षरा जो है ये एक पुस्तक है। इसकी जो विषय वस्तु है वो हिंदू विधि पर आधारित पुस्तक है। ये हिंदू विधि, जैसे मनुस्मृति है उसी प्रकार से ये हिंदू विधि पर आधारित एक पुस्तक है मिताक्षरा। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो ये विक्रमादित्य छठवें के दरबार में रहते थे विज्ञानेश्वर। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। मिताक्षरा की रचना किसने की? तो मिताक्षरा की रचना की है विज्ञानेश्वर ने। आगे प्रश्न नंबर 28 है, विक्रमांक देव चरित किसकी कृति है? तो विक्रमांक देव चरित ये विक्रमादित्य छठवें के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और इसके रचनाकार जो हैं बिल्हण हैं। बिल्हण एक कल्हण हुए जिनकी रचना आपसे पूछता है तो राजतरंगिणी है, और राजतरंगिणी में पूरा का पूरा कश्मीर का इतिहास है। आगे प्रश्न नंबर 29 है, इसका हम लोग अभ्यास कर चुके हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये प्रश्न पूछता है। तो एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। गुफाओं से प्रश्न बनता है, अजंता, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। बाघ की गुफाएं पूछता है तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। ध्यान में रखेंगे, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। इसका अभ्यास कर चुके हैं हम लोग, इसका भी अभ्यास हो चुका है। आगे प्रश्न नंबर 33 है, इसका भी अभ्यास आगे कर चुके हैं। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, तो ये पहला शासक जो राष्ट्रकूट वंश का था वो ध्रुव था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव ने सर्वप्रथम राष्ट्रकूट वंश की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, और हिस्सा लिया ही नहीं था, इसने प्रतिहार शासक वत्सराज और एक पाल शासक थे धर्मपाल, उनको पराजित भी किया था। आगे प्रश्न नंबर 36 का भी अभ्यास कर चुके हैं। 37 भी, कवि पोन्न किस भाषा के कवि थे? तो कवि पोन्न जो हैं ये कन्नड़ भाषा के कवि थे, ये रत्न थे कन्नड़ भाषा के। आगे प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, इसका भी अभ्यास कर चुके हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया है? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। अब एक प्रश्न जो पूछता है कि एलोरा की गुफा मंदिरों का संबंध किस धर्म से है? तो एलोरा की गुफा मंदिरों का जो संबंध है वो हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म तीनों से है। एलोरा की गुफा मंदिरों का जो संबंध है
वो हिंदू जैन बौद्ध दोनों धर्मों से है। आगे प्रश्न नंबर 42 है, इसका अभ्यास कर चुके हम लोग। बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार की विभूति थे? तो विक्रमादित्य छठवें के दरबार में रहते थे ये लोग। एक 44वां प्रश्न है, हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा के रचनाकार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट पूछता है कि मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो हिंदू विधि ग्रंथ है। तो इसके जो रचनाकार हैं विज्ञानेश्वर हैं। 45 का अभ्यास कर चुके हम लोग। देखिए ये वाला प्रश्न, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना पूछता है आपसे। तो जय सिंह ने वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 37 है, जिनेंद्र का मेघुती मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने, जो वातापी के चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, इसने स्थापना की है, करवाई है जिनेंद्र के मेघुती मंदिर का। आगे प्रश्न नंबर 48 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? हर्षवर्धन को, तो ध्यान में रखेंगे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। नर्मदा नदी के तट पे हराया था। दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे हर्षवर्धन, कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन। पहले वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी जो है स्थानांतरित करके हर्षवर्धन ने कन्नौज की। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। हर्षवर्धन से काफ़ी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। ये जो आप कुंभ मेला देखते हैं, इसकी शुरुआत की थी हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि थे बाणभट्ट, उनकी पुस्तकें पूछता है परीक्षाओं में कि हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के समय में एक यात्री भारत आया था वेनसांग, उससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछता है कि इनकी रचना क्या है, कहाँ से आए थे? तो ये चीन से आए थे। इनकी रचना जो है वो सियुकी है। आगे प्रश्न नंबर 49 है, वातापी कोंड किसकी उपाधि थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि थी वातापी कोंड, यानी वातापी को जीतने वाला। आगे प्रश्न नंबर 50 है, शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किसने धारण की थी? तो शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि जो है ये एक शासक थे विनयादित्य ने उपाधि धारण की थी शकलोत्तर पथनाथ की। ध्यान में रखेंगे इसको, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये जो विनयादित्य हैं ये चालुक्य वंश से, वातापी के चालुक्य वंश से संबंधित हैं। आगे प्रश्न नंबर 51 है, विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विरूपाक्ष महादेव मंदिर का जो निर्माण है ये विक्रमादित्य द्वितीय थे चालुक्य वंश के, उनकी पत्नी रही लोक महादेवी। तो लोक महादेवी ने, ये विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी लोक महादेवी, इन्होंने ही स्थापना करवाई है विरूपाक्ष महादेव मंदिर का। आगे प्रश्न नंबर 52 है, मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? तो एक शहर है ऐहोल। ऐहोल का संबंध हमेशा आपसे प्रश्न पूछता है कि ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रविकीर्ति, उन्होंने ही रचना की है ऐहोल प्रशस्ति की। और ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। आगे प्रश्न नंबर 53 है, महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन एक सामान्य प्रश्न की भांति इसका अभ्यास कर लेंगे। विजयादित्य तृतीय किस वंश के शासक थे? तो जो ये विजयादित्य हैं ये वातापी के चालुक्य वंश के शासक थे विजयादित्य। आगे प्रश्न नंबर 54 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, चोल वंश की स्थापना किसने की? तो चोल वंश की स्थापना जो है 9वीं शताब्दी में विजयालय ने की थी। पल्लव वंश के बाद हुई थी चोल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में, विजयालय ने स्थापना की थी। चोल वंश की राजधानी पूछता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चोल वंश की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। तंजौर को तंजाउर भी बोलते हैं।
आगे प्रश्न नंबर 26 है, नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की? तो नरकेसरी की उपाधि धारण की थी विजयालय ने। विजयालय ने उपाधि धारण की नरकेसरी की। आगे प्रश्न नंबर 57 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ? तो चोल शासकों और राष्ट्रकूट शासकों के बीच, राष्ट्रकूट शासकों और चोल शासकों के बीच में हुआ है तक्कोलम का युद्ध। ध्यान में रखेंगे, चोल और राष्ट्रकूट शासकों के मध्य हुआ था तक्कोलम का युद्ध। आगे प्रश्न नंबर 58 है, चोलवंशी किस शासक ने श्रीलंका के कुछ भागों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया? तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके कुछ हिस्सों को जीता था, और जो ही भाग उसने जीता उसको जोड़ करके उसने एक प्रांत बनाया मुंडी चोल मंडलम के नाम से, और उसकी राजधानी पोलनरुआ उसकी राजधानी थी। जो साम्राज्य उसने बनाया था उसकी जो राजधानी थी वो पोलनरुआ थी। आगे प्रश्न नंबर 59 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। आपसे इसी बिंदु से कई प्रश्न बन सकते हैं। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर में किस देवता की प्रतिमा स्थापित है? तो शिव की। किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से। राजराज प्रथम किस धर्म से संबंधित था? शैव धर्म से। बृहदेश्वर मंदिर का एक अन्य नाम क्या है? राजराजेश्वर मंदिर। ये काफ़ी कुछ प्रश्न बनते हैं। तंजौर में तंजावुर अथवा तंजौर, तंजौर जो है चोल वंश की राजधानी है। बृहदेश्वर मंदिर का संबंध किस वंश से है? चोल वंश से। आगे प्रश्न नंबर 60 है, गंगैकोंड चोल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि उपाधि किसने धारण की? तो राजेंद्र प्रथम ने। इस वंश का प्रतापी शासक था चोल वंश का राजेंद्र प्रथम, इसी ने उपाधि धारण की थी गंगैकोंड चोल। इसने जब बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया तो उसी टाइम गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। आगे प्रश्न नंबर 61 है, चोलकालीन शब्द ब्रह्मदेव से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 61 है, ब्रह्मदेव से क्या तात्पर्य है? तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था चोल काल में। आगे प्रश्न नंबर 62 है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय था। महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, फिर भी अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, कलोतुंग सेकेंड किस वंश का शासक था? तो ये चोल वंश का शासक था। आगे प्रश्न नंबर 64 है, पेरुंदरन एवं सेरुंदरन से क्या आशय है? तो चोल प्रशासन में जो अधिकारी होते थे, तो जो उच्च वर्ग के अधिकारी होते थे उन्हें पेरुंदरन, और जो निम्न श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उन्हें सेरुंदरन कहा जाता है। अर्थात ये चोल प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी थे, पेरुंदरन एवं सेरुंदरन। आगे प्रश्न नंबर 65 है, चोल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में प्रांत को मंडलम कहा जाता था। आगे प्रश्न नंबर 66, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चाहे प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लेता है कि स्थानीय स्वशासन किस वंश की मुख्य विशेषता थी? तो ये चोल वंश की स्थानीय स्वशासन। आगे प्रश्न नंबर 67 है, चोल काल में ऊर से क्या आशय है? तो जो सामान्य लोग होते थे जिन्हें सर्वसाधारण बोल सकते हैं, तो सर्वसाधारण लोगों की ये समिति थी, इसी को ऊर कहते थे।
आगे प्रश्न नंबर 68 है, चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। चोल काल में व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। आगे प्रश्न नंबर 69 है, चतुर्वेदी मंगलम से क्या तात्पर्य है। तो चतुर्वेदी मंगलम जो है ये ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली ऐसी भूमि थी जिस पर टैक्स नहीं लगता था, करमुक्त भूमि थी, दान में दी गई करमुक्त भूमि, चतुर्वेदी मंगलम। आगे प्रश्न नंबर 70 है, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे। तो चोल काल में जो सोने के सिक्के थे वो कुलुंजू या कलंजू कहलाते थे। चोल काल में सोने के सिक्के जो थे वो कलंजू कहलाते थे। देखिए इसी प्रश्न की मैं बात कर रहा था। प्रश्न नंबर 71 है, पंप, पुण्य, रन ये तीनों सम्मिलित रूप से क्या कहे जाते हैं। तो कन्नड़ साहित्य के, तमिलनाडु में ही ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं। कन्नड़ के त्रिरत्न पंप, पुण्य और रन। 72 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 72, नटराज की कांस्य प्रतिमाएं किस काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो चोल काल में नटराज की कांस्य प्रतिमाएं सर्वाधिक निर्मित हुई हैं। तो चोल काल की एक अन्य अगर प्रमुख विशेषता पूछेगा स्थानीय स्वशासन के अलावा, तो ये नटराज की कांस्य प्रतिमाएं हैं। आगे प्रश्न नंबर 73 है, चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था। तो कावेरी पट्टनम जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह था चोल काल में। यहाँ से व्यापार इत्यादि कार्य संपन्न होते थे। आगे प्रश्न नंबर 74 है, उत्तर मेरूर शिलालेख ये चोल वंश से संबंधित शिलालेख है। इसका संबंध जो है किस शासक से है। तो परांतक प्रथम से संबंध है इसका। उत्तरा मेरूर शिलालेख भी कहीं कहीं होता है, तो परांतक प्रथम का संबंध है उत्तरा मेरूर शिलालेख से। आगे प्रश्न नंबर 75 है, मणिग्रामम किसे कहते थे। तो व्यापारियों के समूह को मणिग्रामम कहते थे। आगे प्रश्न नंबर 76 की चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 77 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यादव वंश की स्थापना किसने की। तो भिल्लम ने की थी यादव वंश की स्थापना। भिल्लम ये 5वें हैं, पंचम जो यादव वंश की राजधानी थी। तो भिल्लम पंचम की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। यादव वंश की राजधानी पूछता है परीक्षा में, देवगिरी थी। आगे प्रश्न नंबर 69 है, होयसल वंश की राजधानी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। होयसल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र अथवा हलेबीड भी कहीं कहीं देता है। हलेबीड ध्यान में रखेंगे, हलेबीड अथवा द्वार समुद्र। कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी। तो कदम्ब की जो राजधानी थी वो बनवासी थी। कदम्ब वंश की स्थापना पूछता है कि कदम्ब वंश की स्थापना किसने की। तो कदम्ब वंश की जो स्थापना की थी मयूर शर्मन ने की थी। मयूर शर्मन ने की थी। आगे प्रश्न नंबर 82 है, रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी। तो रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित है। ये सबसे शक्तिशाली शासक रहे। काकतीय वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे गणपति, उन्हीं की पुत्री थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये पुत्री के रूप में जन्म ली थी, लेकिन बाद में इनको पुरुषों सा व्यवहार किया गया, इन्हें पुरुषों का वस्त्र पहनाया गया, क्योंकि वहाँ ज़रूरत थी एक शासक की और पुरुष ही शासक बनते थे। एक मूवी भी बनी है इस पे, रुद्रमा देवी पे। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी। तो काकतीय वंश की राजधानी जो थी वारंगल थी। काकतीय वंश की जो राजधानी थी वो वारंगल थी। शुरू में जो राजधानी थी वो अमकोंड थी, लेकिन बाद में जो राजधानी हुई, परीक्षाओं में आप उसी को जवाब करेंगे या फिर दोनों ही दिया रहेगा विकल्प में, तो वारंगल थी। प्रश्न नंबर 84 है, मुंगेर किस वंश की राजधानी थी। तो
मुंगेर जो है ये पाल वंश की राजधानी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाल वंश की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। पाल वंश की स्थापना पूछता है तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी 750 ईस्वी में। आगे प्रश्न नंबर 86 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की थी विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रश्न नंबर 87 है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो नेतृत्व किया था वो धर्मपाल ने किया था सबसे पहले। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक की अगर बात की जाए तो धर्मपाल है, और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य जो इन्होंने किया वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना था। आगे प्रश्न नंबर 88 है कि धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी किसने कहा है? तो धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी गुजराती के एक कवि हैं सोट्ठल ने कहा है। आगे प्रश्न नंबर 89 है, ओदंतपुरी के बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया? तो ओदंतपुरी के जो बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था देवपाल ने कराया था। कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, एक एक करके तथ्यों को ध्यान में रखना है। इसी के बाद एक प्रश्न और पूछता है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण जो करवाया था धर्मपाल ने। सामान्य सा प्रश्न है। आगे प्रश्न नंबर 91 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाल शासक जो थे किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आप देखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए ही विख्यात था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। सेन वंश की राजधानी आपसे पूछता है, तो सेन वंश की जो राजधानी थी वो लखनऊती थी। सेन वंश की राजधानी लखनऊती थी, और सेन वंश की जो स्थापना है सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। आगे प्रश्न नंबर 94 है, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो दान सागर और अद्भुत सागर इन दोनों ग्रंथों की रचना बल्लाल सेन ने की थी। लेकिन पूर्ण करने की यदि बात आए तो एक इसी में से जो अद्भुत सागर ग्रंथ है इसको पूर्ण किया था बाद में लक्ष्मण सेन ने। लेकिन रचना अगर वास्तव में पूछा जाए तो दान सागर एवं अद्भुत सागर दोनों ग्रंथों की रचना बल्लाल सेन ने की है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वंश से, वो गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो गीत गोविंद के जो लेखक जयदेव थे ये लक्ष्मण सेन, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक लक्ष्मण सेन। और ऐसा माना जाता है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक जो था लक्ष्मण सेन था। ब्राह्मण सर्वस्व किसकी रचना है? तो ब्राह्मण सर्वस्व जो है हलायुद्ध एक साहित्यकार थे, उनकी रचना है ब्राह्मण सर्वस्व। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। कारकोट उत्पल एवं लोहार वंश का संबंध किस क्षेत्र विशेष से है? तो कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से। प्रश्न नंबर 99 है, ललितादित्य मुक्तापीड किस वंश से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर के ही एक वंश कारकोट वंश से संबंधित है। ललितादित्य मुक्तापीड कारकोट वंश। प्रश्न नंबर 100 है, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो एक शासक थे जैनुल आब्दीन, ये लोग स्वतंत्र शासक थे। जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 101 है, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो कल्हड़ ने रचना की थी राजतरंगिणी की। कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी। इसमें पूरा का पूरा कश्मीर का इतिहास है, जो इसकी विषय वस्तु है वो कश्मीर का इतिहास है। आगे प्रश्न नंबर 103 है, रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर के वंश से है? तो रानी दिद्दा जो है वो कश्मीर के उत्पल वंश से हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि रानी दिद्दा का शासन कहाँ रहा है, शासन क्षेत्र कहाँ रहा है? तो कश्मीर का क्षेत्र रहा है। आगे प्रश्न नंबर 104 है कि गुर्जर
प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। आगे प्रश्न नंबर 105 है, गोविंद तृतीय किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का। मिहिर भोज 106 नंबर का जो प्रश्न है, मिहिर भोज काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मिहिर भोज किस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था? तो ये प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज, ध्यान में रखेंगे। मिहिर भोज पूछता है प्रश्न, बार बार परीक्षाओं में देखा गया है कि मिहिर भोज से संबंधित प्रश्न पूछता है। मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रश्न नंबर 107 है, आदि वराह की उपाधि किसने धारण की? तो मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 108 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो दिल्ली नगर की जो स्थापना है वो तोमर वंश के, पूछता है कभी कभी वंश पूछ देता है, तो तोमर वंश के अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की। अनंगपाल ने स्थापना की है दिल्ली नगर की। प्रश्न नंबर 109 है, गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? 109 नंबर का जो प्रश्न है गढ़वाल वंश का, सामान्य सा प्रश्न है। अगर गढ़वाल वंश से क्वेश्चन करेगा तो जयचंद से क्वेश्चन करेगा। गढ़वाल वंश का जो प्रतापी शासक था वो गोविंद चंद्र था, गोविंद चंद्र। आगे प्रश्न नंबर 110 है, कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? 110 नंबर का प्रश्न है। ये गोविंद चंद्र का ही एक मंत्री था लक्ष्मीधर, इसी ने रचना की है कृत्य कल्पतरु की। आगे प्रश्न नंबर 111, इसी प्रश्न की मैं बात कर रहा था। जयचंद किस वंश का शासक था? तो जयचंद जो है गढ़वाल वंश का शासक था, गढ़वाल वंश का। आगे प्रश्न नंबर 112, पृथ्वीराज तृतीय का अन्य नाम क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज तृतीय को। ये चौहान वंश के अंतिम शासक थे और ऐसा माना जाता है कि अंतिम हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान। आगे प्रश्न नंबर 113 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, चंदावर का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? तो 1194 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद से रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं कि जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उनका अपहरण किया था पृथ्वीराज चौहान ने, इसी वजह से ये शत्रु हो गए थे पृथ्वीराज चौहान के, और इन्होंने पहले आमंत्रित किया मोहम्मद गौरी को, बाद में इनके ही कुछ हित टकरा गए मोहम्मद गौरी से, तो मोहम्मद गौरी का भी युद्ध हुआ इनसे, तो मोहम्मद गौरी ने इनको हराया और यहाँ तक कि इनकी हत्या भी कर दी जयचंद की, मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी से कुछ प्रश्न बनते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया था, उस समय इसका सफल प्रतिरोध किया भीम द्वितीय ने, और यहाँ तक कि बहुत बुरे तरीके से इसको हराया। भीम द्वितीय जो था ये सोलंकी वंश का शासक था। प्रश्न पूछता है ये सोलंकी वंश का फेमस क्यों है? क्योंकि इसने मोहम्मद गौरी को हराया और बुरी तरीके से हरा दिया मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने। और जो भीम प्रथम है, इनके समय में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर। भीम प्रथम, कंफ्यूज नहीं होना है, भीम प्रथम के समय में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में। और भीम द्वितीय जो सोलंकी वंश के ही शासक हैं, और भीम प्रथम भी सोलंकी वंश के शासक थे, तो भीम द्वितीय के समय में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, जिसे हराया था भीम द्वितीय ने, सोलंकी वंश के शासक। आगे प्रश्न नंबर 114 है कि चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चौहान वंश की राजधानी जो थी अहिछत्र थी, अहिछत्र थी चौहान वंश की राजधानी। सामान्य सा प्रश्न है। आगे 115 नंबर का प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे इसको। हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की? तो विग्रहराज चतुर्थ
विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें विसल देव के नाम से जानते हैं। रासो साहित्यों की रचना जो हुई है मैक्सिमम इसी समय हुई है। विग्रह राज चतुर्थ विसल देव, इन्होंने रचना की है हरकेली नाटक की। हरकेली नाटक का औचित्य थोड़ा सा समझेंगे। हरकेली नाटक एक 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, उसकी दीवारों पर इसी नाटक के चित्र उकेरे गए हैं। ध्यान में रखेंगे, हरकेली नाटक के कुछ चित्रों को 2.5 दिन का जो मस्जिद है, जिसका नाम जो है 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसके दीवारों पर इसके कुछ चित्र बनाए गए हैं। आगे प्रश्न नंबर 116 है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप जानते हैं जैसा कि तराइन की लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो 2 लड़ाइयाँ हुई, एक 1191 ईस्वी में और एक 1192 ईस्वी में। तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, और जब दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और इसी के साथ चौहान वंश के अंतिम शासक रहे पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो तराइन की लड़ाई जो हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई। आपसे प्रश्न पूछता है कि परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। परमार वंश की जो राजधानी थी वो धारा नगरी थी। धारा प्राचीन राजधानी की यदि बात करेगा परमार वंश की तो उज्जैन थी, लेकिन सामान्यतः परमार वंश की जो राजधानी पूछेगा उसका जवाब होना चाहिए धारा नगरी। राजा भोज, महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा भोज किस वंश से संबंधित हैं? तो राजा भोज जो हैं परमार वंश से संबंधित हैं। जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, वहाँ एरण अभिलेख में इन्हीं राजा भोज और उनकी पत्नी, राजा भोज की मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का साक्ष्य है, वर्णन किया गया है। तो सती प्रथा पर वो प्रथम अभिलेख है। भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है उसमें इन्हीं का वर्णन है, राजा भोज की मृत्यु पर इनकी पत्नी के सती होने का वर्णन। प्रश्न नंबर 121 है, नैषेध चरित के लेखक कौन है? तो नैषेध चरित के जो लेखक हैं उनका नाम जो है श्रीहर्ष। ये सब परमार वंश के समय की रचनाएं हैं और उसी समय के ये लोग कवि हैं। आगे प्रश्न नंबर 122 है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तो ये सारे लोग राजा भोज के दरबारी कवि थे। मेरुतुंग। एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ पड़ा है, कविराज की उपाधि किस शासक की थी? तो एक कविराज जो थे वो समुद्रगुप्त थे और एक कविराज जो हैं ये राजा भोज है। विकल्प के अनुसार हम अपने प्रश्नों का जवाब तय करेंगे। कविराज की जो उपाधि है ये राजा भोज की भी एक उपाधि है। भोजपुर नगर की स्थापना किसने की? तो राजा भोज ने। इसी वंश में बहुत सारे शासक रहे, आप नाम सुने होंगे। परमार वंश में ही मुंज थे। आगे प्रश्न नंबर 125 है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम? जेजाक भुक्ति हम देखेंगे कि एक प्रादेशिक इकाई होती थी वर्धन काल में, गुप्त काल में। तो जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम है वो जेजाक भुक्ति है। प्रश्न नंबर 126 है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? तो चंदेल वंश के जो संस्थापक हैं वो नन्नुक हैं। नन्नुक चंदेल, कहीं कहीं लिखता है नन्नुक। चंदेल वंश से जो काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछता है वो खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित हैं, मतलब खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया है और खजुराहो कहाँ स्थित है? तो चंदेल वंश की राजधानी जो थी वो खजुराहो थी, और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा 11वीं शताब्दी में चंदेल शासकों ने करवाया था। कभी कभी मिलान करने को ये प्रश्न देता है। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो करवाया था वो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। कालिंजर चंदेल शासकों की राजधानी थी। कालिंजर बाद में जो चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी बनाई तो कालिंजर से स्थानांतरित करके खजुराहो में अपनी राजधानी उन्होंने बनाई थी। एक प्रश्न
कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो करवाया था राजा धंग ने करवाया था, और राजा धंग जो हैं चंदेल वंश से संबंधित हैं। राजा धंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्याधर, देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछता है। एकमात्र शासक था ऐसा विद्याधर जिसने महमूद गजनवी को एक अच्छा जवाब दिया था उसके आक्रमण के समय, और इसने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। तो विद्याधर जो है ये विद्याधर चंदेल वंश से संबंधित है। इन्होंने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। आगे प्रश्न नंबर 133 है। आल्हा उदल नामक दो सेना नायक किसके दरबार में रहते थे? तो चंदेल वंश के ही एक शासक थे परमर्दी देव। परमर्दी देव इन्हीं के दरबार में रहते थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। आल्हा उदल, आप देखेंगे कि यूपी के कुछ क्षेत्रों में ये आल्हा प्रचलित है इन्हीं लोगों के नाम पे। तो ये सेनानायक थे और परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज चौहान के समय में थे, समकालीन थे, और ये लोग लड़े थे पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट। आगे प्रश्न नंबर 134 है। सोलंकी वंश की स्थापना की किसने की? तो मूलराज प्रथम ने। सामान्य सा प्रश्न है, सोलंकी वंश के कुछ शासकों को पूछेगा, भीम प्रथम भीम द्वितीय को, और राजधानी पूछ सकता है परीक्षा में। तो मूलराज प्रथम जो थे वो सोलंकी वंश के संस्थापक थे। किस शासक के समय में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? तो गुजरात में ये सोलंकी वंश था, इसका क्षेत्र था गुजरात। तो भीम प्रथम के समय में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आपसे यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। आगे प्रश्न नंबर 136 है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण। आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यहाँ कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। दिलवाड़ा के मंदिरों का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण जो करवाया था सोलंकी वंश के शासकों ने। चालुक्य कहीं कहीं देगा या फिर सोलंकी वंश के शासकों ने करवाया था। थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है फोटो, इसमें ध्यान में रखेंगे। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी किसके दरबार में रहते थे? तो ये सोलंकी वंश के ही एक शासक थे, जय सिंह सिद्धराज, उन्हीं के दरबार में रहते थे। जैन विद्वान थे एक, हेमचंद्र सूरी। 138। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के समय में हुआ? तो मोढेरा के सूर्य वंश का जो निर्माण है सोलंकी वंश के समय में हुआ। आगे प्रश्न नंबर 139 है। कर्ण द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ये बघेल वंश का शासक था। आगे प्रश्न नंबर 140 है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सोलंकी वंश का अंतिम शासक जो था भीम द्वितीय था। इसने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में हराया था, सोलंकी वंश का। प्रश्न नंबर 142 है। कलचुरी वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? इसके पहले एक प्रश्न है, कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कलचुरी वंश की राजधानी जो थी वो त्रिपुरी में थी। त्रिपुरी। कलचुरी वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो गांगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे प्रश्न नंबर 143 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। त्रिकलिंगाधिपति किसकी उपाधि थी? तो ये कलचुरी वंश के ही शासक थे कर्णदेव, उन्हीं की उपाधि थी त्रिकलिंगाधिपति। प्रश्न नंबर 144 है। प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? किस वंश के समकालीन थे? तो कलचुरी वंश के समकालीन थे ये। सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सिसोदिया वंश से क्वेश्चन आपसे पूछता है बार बार परीक्षा में। तो चित्तौड़ राजधानी थी। मेवाड़ पर शासन था इन लोगों का, सिसोदिया वंश का। आगे प्रश्न नंबर 146 है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो
चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़ का ये विजय स्तंभ पूछता है आपसे, तो राणा कुम्भा ने करवाया था। राणा कुम्भा ने, सिसोदिया वंश के थे राणा कुम्भा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्म, इससे पहले एक प्रश्न है, खतौली का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो खतौली का जो युद्ध हुआ है वो 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है, ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 148 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के लिए विख्यात था? तो बौद्ध धर्म के लिए। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था काकतीय वंश का संस्थापक। 150 नंबर का प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना किस समय हुई, किस वर्ष हुई? तो 750 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए और कमेंट जरूर करें आप कि कहाँ क्या त्रुटि रह गई। प्रश्नों का जवाब करते समय अगर हमसे कोई भूल होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं उस क्वेश्चन का। और आप हमेशा जुड़े रहिए इस चैनल से, आगे इस प्रकार के ढेर सारे वीडियोज आएंगे तमाम विषयों के। अभी इतिहास विषय के बाद ज्योग्राफी की एक श्रृंखला शुरू होगी। जुड़े रहिए और अपने मित्रों तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए। धन्यवाद।